हेलो दोस्तों, चलिए रूसो के बारे में पढ़ते हैं। तो रूसो का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1712 से 1778 के बीच में रहा। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 1712 में हुआ था। राजनीतिक विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1754 इस पुस्तक में स्थान दिया। सेबाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया। तो कम्युनिटी की मान्यता को सबसे पहले रूसो ने पुनर्जीवित किया आधुनिक युग में। रूसो स्पार्टक के समुदाय से प्रभावित था। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। रूसो ने नागरिक धर्म यानी सिविल रिलीजन की संकल्पना दी। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत अधिक प्रभाव था। प्रबोधन काल यानी जो इनलाइटनमेंट मूवमेंट था के युग में तर्क और विवेक के प्रति विद्रोह किया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। तो रूसो का मानना था कि थिंकिंग मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल। थिंकिंग मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। तो नेचुरल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट प्लेटो नहीं देते हैं, रूसो नहीं देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना मृत हो गई। रूसो के विचारों से अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित है। रूसो को जैकोबिनवाद और ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है। जैकोबिनवाद क्या था? तो फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था, जिसका नेता रोबेस्पियर था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और किसी भी साधन द्वारा की जाएगी। ब्लांकीवाद, तो लुइस ब्लांकी के नाम पर ब्लांकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लांकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। ब्लांकी के अनुसार क्रांति छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। बेपर ने कहा कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है। उसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया। रोमांटिक विचारक, तो ये रोमांटिक थिंकर है। तो रूसो के विचार अत्यधिक नैतिकतावादी और आदर्शवादी हैं। तो जो लोग नैतिकतावादी और आदर्शवादी होते हैं उन्हें रोमांटिक कहा जाता है, जिसमें वह वर्तमान समय की समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। ये काइंड ऑफ आइडियलिस्ट और जो मोरल फिलॉसफी पर बेस्ड होते हैं उन्हें रोमांटिक थिंकर कहा जाता है। इसी प्रकार प्लेटो के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एक रोमांटिक थिंकर थे। रोमांटिक और रेडिकल चेंज के थिंकर थे। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो रूसो ने हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तथा राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया। मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था, तो ह्यूमन नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर। रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना है। तो उसका मानना था कि इन स्टेट ऑफ नेचर मैन वाज अ नोबल सैवेज। वह ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु यानी नोबल सैवेज की संज्ञा दी। यह भद्र पशु नोबल सैवेज पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। यह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आती है में रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। समाज के विकास तथा संपत्ति के उदय से यह स्वतंत्रता लुप्त हो गई है। तो सोसाइटी और जो प्रॉपर्टी है, सिविलाइजेशन और प्रॉपर्टी के कारण जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो लुप्त हो गई है। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। इसके लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो, गो बैक टू नेचर का नारा दिया। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन। मैक्सी ने रूसो की
रूसो को प्रकृति का शिशु यानी चाइल्ड ऑफ नेचर कहा है। किसने? मैक्सी ने। रूसो की मूल समस्या क्या थी? तो उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। तो उसके अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जो मुक्त स्वतंत्रता थी वो संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। तो एक अल्टरनेटिव सोसाइटी की जरूरत है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। तो रूसो पहला थिंकर है जिन्होंने कहा कि इट इज नॉट द मैन, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मैन बट इट इज द फॉल्ट ऑफ सोसाइटी। सिविलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के जन्म के कारण मनुष्य काइंड ऑफ डिप्राइव्ड होता गया। समझौता, तो रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है। तो मेन जो पर्पज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो फ्रीडम है। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। समझौता हॉब्स की भांति कैसे? तो रूसो में भी हॉब्स की भांति एक समझौता, तो रूसो में भी हॉब्स की भांति एक सी समझौता पाया जाता है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए हैं। रूसो का राज्य हॉब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु, रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते द्वारा रखा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। रूसो के राज्य की प्रकृति, तो रूसो का राज्य आंगिक यानी ऑर्गेनिक स्टेट है। उसने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य और सर्वोच्च शक्तिशाली माना। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। एक चीज और है कि जैसे हॉब्स है, लॉक है और रूसो है, तो ये तीनों लोग स्टेट ऑफ नेचर जो कि प्राकृतिक अवस्था है उसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर को हॉब्स कैसे डिफाइन करते हैं? ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वाज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध में था। स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ नेचर वाज लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज पुअर, ब्रिटिश, शॉर्ट एंड नेस्टी। तो काइंड ऑफ मार काट थी और लोग खुशी नहीं थे। कहाँ? स्टेट ऑफ नेचर में। ऐसा कौन बोलता है? हॉब्स बोलता है। मतलब ये काइंड ऑफ बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी जहां पर माइट इज राइट काम, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिनेरियो था। कहाँ? स्टेट ऑफ नेचर, जो कि हॉब्स बताते हैं। लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वाज स्टेट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट एंड पीस। तो जो लॉक स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं वो उसको म्यूचुअल असिस्टेंट और पीस की तरह देखते हैं। और लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज गुड, और एक व्यक्ति बहुत अच्छे से जीवन जी रहा था। लेकिन कुछ इनकन्वीनियंसेस थे। क्या इनकन्वीनियंसेस थे? कोई लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई लॉ एजुकेटिंग वाली इंस्टीट्यूशन नहीं था, और एजुकेटिंग अथॉरिटी नहीं थी। इस कारण सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। रूसो भी क्या बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वाज स्टेट ऑफ ब्लिस। तो ये एक वरदान की स्थिति थी, हेवनली प्लेस, काइंड ऑफ हेवनली स्थिति थी। लेकिन मनुष्य नोबल तो था इस स्टेज पर, लेकिन सैवेज भी था। ये थोड़ा सा अंतर इन सब में आ जाता है, इसको भी याद रखिएगा। संप्रभुता, तो रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेंटी का विचार पाया जाता है। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा, जर्नल विल शब्द का प्रयोग किया। जर्नल विल क्या है? सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। समुदाय के कल्याण की इच्छा यानी रियल विल, ये रियल विल है, यहाँ पर हम समुदाय के कल्याण की इच्छा रखते हैं। और स्वार्थपूर्ण इच्छा ये एक्चुअल विल होती है। जहाँ पर हम सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होते हैं। समान इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा है। लेकिन जो जर्नल विल वो सभी के हित की बात करती है। अतः समान इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है ना। जर्नल विल है वो काइंड ऑफ सभी के हित की बात नहीं करता, बल्कि है ना सभी की इच्छा नहीं, मतलब ये एग्रीगेशन ऑफ बिल नहीं है, सभी की बिल का एग्रीगेशन नहीं है, बल्कि ये सभी के कल्याण की इच्छा है।
अतः सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। तो ये काइंड ऑफ एक आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट है। सामान्य इच्छा गुणात्मक और मात्रात्मक नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नहीं है। समुदाय के कल्याण की इच्छा रियल विल का योग सामान्य इच्छा है। हॉर्नसा ने कहा है कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की समान इच्छा है। तो रूसोज जर्नल विल इज हॉब्स लेवियाथन विथ इट्स हेड चॉप्ड ऑफ। तो लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की समान इच्छा है, हॉर्नसा ने ऐसा कहा। समानता के विचार का समर्थन। रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि स्वयं को बेच सके और कोई व्यक्ति इतना धनवान न हो कि वह दूसरों को खरीद सके। मालिक व दास, शासक और शासित का भेद भाव समाप्त होना चाहिए। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया, ये याद रखिए। स्वतंत्रता की संकल्पना। तो रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है। समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। सिबाइन के अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, है ना। एक व्यक्ति को फोर्स किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है कि वह स्वतंत्र रहे। इसी कारण इसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। किसे? रूसो को। रूसो की शासन प्रणाली। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कड़ा खंडन किया है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का वो विरोध करते हैं। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। जब एक स्टेटमेंट है रूसो का कि इंग्लिशमैन आर फ्री ओनली वंस इन 5 ईयर। तो ये काइंड ऑफ ये सटायर था जो रूसो करते हैं इंग्लिश सिस्टम पर, जो कि रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड था। रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को अमूलवादी लोकतंत्र यानी रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उसके लोकतंत्र को जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ये काइंड ऑफ प्लेबिसाइट की बात करते हैं। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी ये 1977 में आती है, में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र यानी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की संज्ञा दी। राष्ट्रवाद। रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता कहा जाता है। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म यानी सिविल रिलीजन से संबंधित करने का प्रयास किया। विविधतावादी विचार। तो रूसो लोकतांत्रिक भी हैं, रूसो व्यक्तिवादी भी हैं, तो रूसो डेमोक्रेटिक भी हैं, ना क्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फिर रूसो इंडिविजुअलिस्ट भी हैं, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना, ह्यूमन को सेंटर में रखते हैं। समाजवादी हैं, समाजवादी उससे प्रेरणा लेते हैं। समाजवादी भी, सोशलिस्ट भी उससे प्रेरणा लेते हैं। तो रूसो दोस्तों समाजवादियों के लिए भी, सोशलिस्टों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी की बात करते हैं। कौन? रूसो इक्वालिटी की बात करते हैं। फांसीवादी भी उससे प्रभावित है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट को हॉब्स की तरह एब्सोल्यूट पावर देने की बात करते हैं, है ना, अनडिवाइडेड सॉवरेंटी की बात करते हैं। रूसो की आलोचना। तो टालमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारक का दार्शनिक प्रणेता है। रूसो की रचनाएं द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड ये 1772 में आती है। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1981 में। एमिल और ऑन द एजुकेशन और ट्रिटाइज ऑन एजुकेशन ये 1762 में आती है। यह रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई रचना है। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट ये 1750 में आती है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मेन 1754। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स 1762 में की रचना में उसके आदर्शवादी विचार प्लेटो की भांति उल्लेखित है। डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए।
चलिए दोस्तों, रूसो में जो जनरल बिल का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो रूसो में कॉन्सेप्ट ऑफ बिल क्या है उसको देखते हैं। तो रूसो ने जो ह्यूमन बिल है उसको दो प्रकारों में कैटेगराइज किया है। कौन कौन से? एक तो रियल बिल होती है, मूल इच्छा होती है, और एक एक्चुअल बिल होती है, वास्तविक बिल होती है। तो रियल बिल क्या होती है? ये किसी भी व्यक्ति की ओरिजिनल बिल होती है। चूंकि एक व्यक्ति ओरिजिनली अच्छा होता है इसलिए रियल बिल होती है वो गुड विल ऑफ मैन होती है, यानी एक मनुष्य की अच्छी विल को रियल बिल कहते हैं। एक्चुअल बिल क्या है? एक्चुअल बिल ये आर्टिफिशियल बिल होती है। आर्टिफिशियल बिल होती है जो कि हमारे सर्कमस्टांसेस के द्वारा जनरेट होती है। तो बिल दो प्रकार की होगी, एक तो रियल बिल, दूसरी एक्चुअल बिल। ये ओरिजिनल बिल होगी, ये गुड बिल होगी। और चूंकि एक मनुष्य ओरिजिनली सोचता है इसलिए रियल बिल हमारी इंट्यूटिव बिल होती है, हमारी जो आत्मा की आवाज होती है वो काइंड ऑफ रियल बिल होती है। वी अंडरस्टैंड दैट ब्राइब इज बैड, तो हमको पता है कि ब्राइब बैड है, ये हमारी रियल बिल है। लेकिन एक्चुअल बिल क्या होगी? ये आर्टिफिशियल बिल होगी, ये सेल्फिश बिल होगी, और ये हमारी सिचुएशन जो सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो एक्चुअल बिल में हम किस तरह एक्चुअली में बिहेव करते हैं ये दर्शाती है कौन? एक्चुअल बिल। एक्चुअल बिल एक कैलकुलेटिव बिल की तरह होती है कि वी विल टेक ब्राइब। तो वी विल टेक ब्राइब क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ब्राइब लेने से हमें आर्थिक रूप से लाभ होगा, इसलिए हम ब्राइब ले लेंगे। और ये काइंड ऑफ करप्टेड या आर्टिफिशियल बिल होगी, ये करप्टेड और आर्टिफिशियल बिल होगी, ये सर्कमस्टांसेस द्वारा जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि हम अपने समाज में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति ब्राइब ले लेके अच्छा व्यक्ति बन रहा है। हाँ, तो ये काइंड ऑफ आर्टिफिशियल बिल होगी ये। और ये बिल जो है तो हमें डिप्राइव्ड एनिमल बना देगी। डिप्राइव्ड एनिमल, चूंकि हम है ना एक मनुष्य सोचने लगा है तो थिंकिंग मैन यानी जो एक विचारशील व्यक्ति होगा अब वो डिप्राइव्ड एनिमल बन जाएगा। हालांकि हम अपनी एक्चुअल बिल के माध्यम से कार्य करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें गिल्ट तो फील होता ही है, और इस तरह हम अनहैप्पी महसूस करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और यह वादा करते हैं कि अब वो अपनी जो एक्चुअल बिल है उसके माध्यम से नहीं, बल्कि जो उनकी रियल बिल है कि ब्राइब न लेने की जो उनकी रियल बिल है ना, ईमानदारी की, इंटीग्रिटी की जो उनकी रियल बिल है उसके माध्यम से काम करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद। तो रूसो जनरल बिल का कॉन्सेप्ट देते हैं। जनरल बिल क्या होती है? तो जनरल बिल दोस्तों ये सभी जो रियल बिल्स हैं हर व्यक्ति की रियल बिल होगी, उनका जो टोटल सम होगा वो जनरल बिल होगी। इसलिए जो जनरल बिल होती है वो अच्छी बिल होती है, गुड बिल होती है। जनरल बिल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि जो जनरल बिल है वो कलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो जनरल बिल रिप्रेजेंट स्टेट बिकॉज इट रिप्रेजेंट कलेक्टिविटी। जनरल बिल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि स्टेट कलेक्टिविटी को, सामूहिकता को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब है कि लोग आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से साथ आ रहे हैं और वो अपनी एक्चुअल बिल को काइंड ऑफ छोड़ना चाहते हैं और रियल बिल के हिसाब से काम करना चाहते हैं। और रियल बिल क्या है? सम ऑफ ऑल, जो जनरल बिल है वो सम ऑफ ऑल रियल बिल है। स्टेट ओरिजिनल बिल को, ओरिजिनल बिल ऑफ ऑल को रिप्रेजेंट करता है। तो सभी जो लोग हैं जो स्टेट में निवास करते हैं उनके सभी के ओरिजिनल बिल को स्टेट रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी व्यक्ति किसी भी स्टेट में रह रहे हैं उनकी रियल विल का एक्सप्रेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉपुलर सॉवरेंटी या जनरल विल का ही एक्सप्रेशन है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जो इसी चीज को इंगित करता है कि संविधान में जो शक्ति है उसका स्रोत कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों की जनरल बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों की रियल बिल को रिप्रेजेंट करता है। रियल बिल हमेशा अच्छी होती है, ये इंडिविजुअल होती है, मैंने इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ये अभेद्य होती है। चूंकि रूसो का कहना है कि सॉवरेंटी लोगों के हाथ में होती है, सॉवरेंटी पीपल के पास में होती है, सॉवरेंटी लोगों के हाथों में होती है, इसलिए और पीपल
आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेशन का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार रूसो को नेशन स्टेट का फादर भी कहा जा सकता है। रूसो को नेशन स्टेट का फादर भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरल विल को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, उन्हें ओबे करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविजंस को ओबे करते हैं तो एक्चुअली हम अपने आप को ओबे कर रहे हैं। हम अपनी जो जनरल बिल है, जो रियल बिल है, उसको काइंड ऑफ ओबे कर रहे हैं। तो रूसो के लिए जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के हाथ में होती है। और इस प्रकार रूसो जनरल बिल या पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि मॉडर्न नेशन स्टेट की आधारशिला या बेसिस बनाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने रूसो का कॉन्सेप्ट है विल का, और किस प्रकार उसने रियल बिल और एक्चुअल बिल को सिंथेसाइज करके जनरल बिल का कॉन्सेप्ट दिया है, उसको समझा। चलिए थोड़ा सा रूसो के बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं। तो 1712 से 1778 के बीच इसका जीवन काल रहा। और ये स्विस फिलोसोफर रहे हैं। कौन? रूसो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जो कि 1789 में होता है, कि स्पिरिचुअल फादर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि जो एक थिंकिंग मैन होता है वो डिप्राइव्ड एनिमल होता है। तो जब एक सोचने लगता है तो वो वंचित पशु बन जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो रूसो हैं वो इंटेलिजेंस, साइंस और रीजन के खिलाफ थे। और इस प्रकार उन्हें रोमांटिसिस्ट या रोमांटिक थिंकर माना जाता है। रोमांटिक थिंकर कौन होता है? जो आइडियलिस्ट होता है, जो अपने विचारों में आइडियलिस्ट होता है, जो यूटोपियन होता है, वो काइंड ऑफ एक आइडियलिस्ट रोमांटिक थिंकर होता है। जो रेडिकल होता है वो रोमांटिक थिंकर होता है। और इसमें हम लोगों ने कहा था प्लूटो को भी इसी कैटेगरी में रखा था। नेचर ऑफ स्टेट, ये पीसफुल और है ना ब्लिसफुल स्टेट थी, जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे, है ना। क्विजोटिक टाइम था। पीपल सॉलिटरी में, मतलब सॉलिटरी सिचुएशन में रह रहे थे। और उनकी जो लाइफ थी बहुत ही है ना अनकम्प्लिकेटेड थी, सिंपल थी लाइफ। कुल मिला के उनकी लाइफ सिंपल थी, मजे से लोग रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ह्यूमैनिटी के पास बहुत सारे चेंजेस देखे गए। तो ह्यूमैनिटी ने बहुत सारे चैलेंजेस को देखा, बहुत सारे चेंजेस को देखा। और कालांतर में प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्वेंशन हो गया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि जो प्योर स्टेट था, जहाँ पर लोग मजे से रह रहे थे, कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं थी, है ना, पीसफुल और अच्छे से जीवन जी रहे थे, वो एक ऐसे स्टेट में बदल गया जहाँ पर लोग ग्रीडीनेस हो गए, है ना, ग्रीडी हो गए, है ना, कंपटीशन आ गया लोगों में, वैनिटी आ गई लोगों में, इनइक्वालिटी आ गई, है ना, और डिपेंडेंट और कुछ दुर्गुण भी लोगों में आने लगे। रूसो ने अपने वर्क डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में रूसो ने जो मोरल इनइक्वालिटी है और नेचुरल इनइक्वालिटी है उसको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि मोरल इनइक्वालिटी क्या है और नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है। तो मोरल इनइक्वालिटी क्या है? जब हमारी वेल्थ, हमारी नोबेलिटी, हमारे पावर और मेरिट में जब अंतर होता है तो ये काइंड ऑफ मोरल इनइक्वालिटी है। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है? तो नेचुरल इनइक्वालिटी एज में, हेल्थ में और अदर फिजिकल कैरेक्टर में जब कोई इनइक्वालिटी होती है वो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है। लेकिन हमारी वेल्थ, नोबेलिटी, पावर और मेरिट में जब अंतर होता है तो वो मोरल इनइक्वालिटी होती है। और हमें फ्री और इक्वल होने के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने सारे राइट्स को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, है ना, कम्युनिटी को ट्रांसफर कर दे, जिसके माध्यम से सेम कंडीशन सभी के लिए क्रिएट की जाएंगी। और इस प्रकार हम इक्वालिटी या एक इक्वल सोसाइटी का निर्माण करेंगे। एक सोसाइटी जो इक्वालिटी पर बेस्ड होगी उसका निर्माण करेंगे। और इस प्रकार हर व्यक्ति जनरल विल के अधीन कार्य करेगा, जो कि अल्टीमेटली लोगों के द्वारा ही, लोगों के कंसेंट से ही बनाई गई होगी। रूसो के मेंबर कौन कौन से हैं? द डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट, ये 1750 में आती है, डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट। फिर डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में।
डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इमिले ये 1762 में ये भी आती है इमिले।